हेलो बच्चों, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से हार्दिक आभार और अभिनंदन। बच्चों, हम बात कर रहे थे साइंस की सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है ना? तो इससे पहले के जो भी चैप्टर थे वो मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर से आपको सारी की सारी चीजें जो थी वो मैंने आराम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी सारी चीजें जो है वो आराम से समझ आ चुकी होंगी। ठीक है? तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे किसके ऊपर? थर्ड चैप्टर पर, जिसके अंदर हमने देखा आयनिक यौगिकों के बारे में हमने पढ़ा। आपने देखा NaCl का निर्माण देखा था उस वीडियो के अंदर। NaCl का निर्माण देखा, इस प्रकार से MgCl2 का निर्माण देखा। इस प्रकार आप किसी भी यौगिक के बारे में उनकी संरचना, उनका जो आयनिक यौगिक जो है वो बना सकते हो। ठीक है? तो हम आज इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि आयनिक यौगिक जो थे उनके गुणधर्म क्या है। ठीक है? आयनिक यौगिकों की प्रॉपर्टी क्या है? तो याद रखें, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है? तो आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आयनिक यौगिकों में आपने देखा कि आयनिक यौगिकों के अंदर क्या होता है कि जब दो जैसे हमने बात किया NaCl के अंदर, तो Na क्या था? धातु था, और Cl क्या था? अधातु था। आप देखना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जब आयन आपस में मिलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जब भी कोई परमाणु मिलते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। यानी कि प्रबल आकर्षण होता है उनके बीच में, एकदम मजबूती से बंधे होते हैं। NaCl के अंदर बात करें तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो एक टाइटली मजबूत बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ठीक है? जिनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, ये कठोर होते हैं। तो आयनिक यौगिकों में क्या होता है? आयनों के अंदर एक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। याद रखें। और ज्यादा मजबूत आकर्षण बल से बंधे होंगे, इसका मतलब वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। ठीक है? तो याद रखें, सबसे पहले इसकी अपन देखेंगे आयनिक यौगिकों में। सबसे पहले अपन बात करें तो पहले याद रखें भौतिक अवस्था। किसकी बात करते हैं? भौतिक अवस्था की बात करते हैं। भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, भौतिक अवस्था पहली क्या बात करेंगे? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में आपको क्या लिखनी है? ध्यान से देखिए, भौतिक अवस्था में सिर्फ आपको यह लिखना है कि सर भौतिक अवस्था कैसे बता सकते हैं हम? भौतिक अवस्था के बारे में इस प्रकार से बता सकते हो कि आयनिक यौगिकों के अंदर आयनों में मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। एक चीज याद रखें। ठीक है? समझ आ गई बात क्या? ठीक है? तो आप लिख देंगे इसके अंदर, क्या चीज लिखोगे कि आयनिक यौगिकों में, यहां पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, आयनिक यौगिकों में, यौगिकों में प्लस और माइनस साइन के बीच, है ना? यौगिकों में आयनों के बीच, आयनों के बीच, आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल पाए जाने के कारण कठोर होते हैं। पाए जाने के कारण क्या होते हैं? कठोर होते हैं। यह चीज याद रखें, कठोर होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्लस और माइनस के जो चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आकर्षण ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास रहते हैं। ठीक है? तो जिसकी वजह से वो क्या होंगे? कठोर होंगे। तो ये चीज ध्यान में रख लें आप कि आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण से वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अगर आप इनको तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक है? समझ आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखें। आपसे पूछ सकता है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए, तो सबसे पहला गुणधर्म आपको लिखना है कि ये भौतिक अवस्था इनकी क्या होती है? कठोर होती है। ये कठोर होते हैं आयनिक यौगिक। इसके पीछे रीजन ये है कि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से ये कठोर होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में आप देखिए ध्यान से, यहां हम डिस्कशन कर लेते हैं दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट जो है उसके अंदर है गलनांक और क्वथनांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
गलनांक और क्वथनांक। इनके बारे में एक बार मैं बता देता हूं कि गलनांक और क्वथनांक कहते किसे हैं। देखिए, गलनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक गलनांक है और दूसरा है एक क्वथनांक है। क्वथनांक, किसी भी पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक का मतलब यह होता है कि गलनांक का मतलब जिस ताप पर, वह कम से कम ताप जिस पर पदार्थ क्या हो जाए, गल जाता है, उसको बोलते हैं गलनांक। यानी कि आप एक फिक्स टेम्परेचर दो किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो आपने क्या दिया, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तब तक वो पदार्थ उसी अवस्था में है। जैसे ही आपने 21 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, उसको ताप दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, वो पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, द्रवित हो जाएगा। तो जिस बिंदु पर वो गलना शुरू हो जाता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। तो याद रखें, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम का मतलब कम से कम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ गलना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो उस पदार्थ को अपन क्या नाम बोलेंगे, उसे सॉरी उस ताप को अपन क्या बोलेंगे, उस पदार्थ का गलनांक बोलेंगे। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोल देंगे, गलनांक। ये ताप का ही माप है, ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जिस ताप पर पदार्थ वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है या उबलना शुरू हो जाता है, उस न्यूनतम ताप को बोलते हैं क्वथनांक। तो याद रखें, इसके लिए लिखेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है, उबलना या वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, बदलना शुरू हो जाए। तो जिस ताप पर कोई भी पदार्थ अगर वाष्प या फिर उबलना शुरू हो जाता है, उस ताप को अपन बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी है। अब आप एक चीज ध्यान में सुन सकते हो कि आपने अब आप बोलोगे कि सर आपने ये बताया कि यहां पर इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे कि या फिर निम्न होंगे, ये चीज है। तो आप एक चीज देखिए कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, उनमें आयनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका जो बीच का जो बॉन्ड है, वो तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर ऊर्जा ज्यादा देंगे, इसका मतलब गलनांक, जो पदार्थ जो है वो गलेगा ज्यादा ताप पर, उसको ताप की ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, उसकी वजह से, ज्यादा ताप की वजह से गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो याद रखो, मजबूत आकर्षण बल के कारण गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो भी अंतर आणविक बल जो है, उन अणुओं के बीच में जो बंध है, NaCl की अगर बात करें, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है प्लस और माइनस के बीच में, वो ज्यादा होता है, जिसको तोड़ने के लिए, उनके बंध को तोड़ने के लिए, क्योंकि तोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, गलेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा या फिर वेपर फॉर्म में, वाष्प फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब उनको मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा अगर ज्यादा देते हैं, इसका मतलब उनके गलनांक जो क्वथनांक दोनों ही क्या होंगे, हाई होंगे। तो याद रखें, क्या बोलोगे, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में, दिख रहा है ना, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी कि उन अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल जो है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, बल के कारण उन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है या फिर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
अतः गलनांक या क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोनों पॉइंट ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, गलनांक क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जो है वो गलना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक का मतलब सीधा सा है कि जिस भी ताप पर, जिस वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ वाष्प या फिर उबलना शुरू हो जाता है, उसे हम गलनांक बोलेंगे। अब आप ये चीज देखिए कि न्यूनतम ताप क्या होगा? ज्यादा हाई जाएगा, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है। तो आप अगर मान लो ताप दे रहे हो तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। अगर मान लो किसी पदार्थ का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आयनिक यौगिकों की बात करूंगा तो वहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो पदार्थ मेल्ट नहीं हो सकता, यानी कि उसको आयनिक यौगिकों में ताप बढ़ जाते हैं बाकी यौगिकों की तुलना में, तो उनको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्या हो? टूटे और वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, यानी कि गलित अवस्था में आ जाए या फिर वो वाष्प अवस्था में आ जाए। तो याद रखें, आयनिक यौगिकों में जो आयनों के बीच में जो अट्रैक्शन जो है, आकर्षण जो है, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कठोर भी होते हैं, और कठोर होने के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक भी हाई होते हैं उस बंध को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। पिछले वाले का लेना है तो आप पिछले वाले का ले सकते हैं। सीधी सी बात है, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच प्रबल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, और जिसकी वजह से ये कठोर होते हैं, और अगर तोड़ोगे तो आप ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, समझ आ गई, इसका भी ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बताता है क्या? घुलनशीलता। याद रखें, घुलनशीलता का मतलब होता है कि आयनिक यौगिक जो है वो क्या होते हैं? जल में तो घुलनशील होते हैं। जल में आप NaCl की अगर बात करें, अभी मैं बताता हूं घुलनशीलता। थर्ड पॉइंट अपना क्या है? घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता, घुलनशीलता। तो घुलनशीलता का मतलब है आयनिक यौगिक जो है वो पानी में, जल में तो घुल सकते हैं, परंतु बाकी जो मैटर है, बाकी जो पदार्थ है, उनमें वो घुल नहीं सकते हैं। कैसे? कि आयनिक यौगिकों की अगर बात करें घुलनशीलता की, तो ये जल में तो घुलनशील है, जल में घुलनशील है, घुलनशील, परंतु पेट्रोल और कैरोसिन जैसे पदार्थ जो है उनमें अघुलनशील है। कैरोसिन हो गया या फिर पेट्रोल, कैरोसिन या पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील है, जैसे विलायकों में अघुलनशील है। ये चीज याद रखें कि पानी में तो ये घुल जाएंगे, घुल करके आयन बना देंगे, परंतु पेट्रोल और कैरोसिन जो है इनके अंदर ये क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो याद रखें, जल में घुल सकते हैं, पर कैरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों के अंदर ये अघुलनशील होते हैं, मतलब ये घुलते नहीं है। ये ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना? तो ये चीज हो गई। उसके बाद में बात करते हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता के अंदर आप देखिए ध्यान से, आप बता सकते हो, अभी आप खुद बता सकते हो कि सर 4 नंबर पॉइंट है विद्युत चालकता, क्या ये विद्युत का चालन करेंगे? तो आप सीधा सा बता सकते हो कि सर हाँ, अगर इनको गलित अवस्था में लिया जाए, यानी कि इनको घुलनशील अवस्था में लिया जाता है, तब ये विद्युत का चालन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर गुलित अवस्था में नहीं है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। नमक सीधा ठोस अवस्था में है तो विद्युत का सीधा चालन नहीं करेगा। जब आप इसको पानी में डालोगे, ये गल जाएगा, तब ये आयन बनाएगा, और आयन बनाने की वजह से ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो याद रखना, आयनिक यौगिक घुलनशील अवस्था में या घुलित अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में, ठीक है, आयन बनाते हैं, घुलित अवस्था में आयन का निर्माण करते हैं या आयनों का निर्माण करते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं, और इन्हीं आयनों के कारण, इन्हीं आयनों के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं, ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें।
बस सीधी सी बात है कि आयनिक यौगिक जो होंगे वो पानी में घोल दोगे यानी कि घुलित अवस्था में होंगे, तो उस कंडीशन में इनके आयंस बनेंगे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी कि धनावेश और ऋणावेश बन जाते हैं। और जब इन घुलित अवस्था में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। तो याद रखें, आप यहां पर ध्यान रखें, अभी मैंने बताया आपको कि अगर ये ठोस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, आयनिक यौगिक अगर कौन सी अवस्था में है, ठोस है, तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे, याद रखें, क्योंकि उस कंडीशन में आयन नहीं बनते हैं। आयन तभी बनेंगे जब इनको आप घोलोगे, जब आप घोल देते हो तो उस कंडीशन में आयन बनते हैं, और आयन बनते ही जब आप उस लिक्विड में, उस सॉल्यूशन में, ठीक है, आयनिक यौगिकों के विलयन में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे, तब ये विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये आयनिक यौगिकों के जो चार गुणधर्म है मैन याद रखने हैं। सबसे पहली बात, इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ये ठोस होते हैं कि द्रव होते हैं कि गैस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको आप बाहर से देख के बता सकते हो। अगर आप NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि वो ठोस होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ध्यान रखें कि भौतिक अवस्था में ये आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल की वजह से ये कठोर होते हैं, इनको तोड़ने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो गलनांक और कवथनांक, वो न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ गलना शुरू हो जाए वो गलनांक होता है, और वो न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ उबलना शुरू हो जाए वो कवथनांक होता है। तो आप ध्यान रखें, आयनिक यौगिकों में मजबूत आकर्षण बल आता है, जिसके कारण उनके बीच में अंतराणु इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए, अंतराणविक बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक और कवथनांक भी क्या होंगे, हाई होंगे, उच्च होंगे। चलिए, थर्ड जो है उसके अंदर बात की घुलनशीलता, ये पानी में घुल सकते हैं, परंतु कैरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में ये घुल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट बात करें विद्युत चालकता, तो आयन जैसे ही, आयनिक यौगिकों को जैसे ही पानी में डालोगे, ये आयन बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, और जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं घुलित अवस्था में, तो उस टाइम आप जब उस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करवाओगे तो उसके अंदर विद्युत का चालन होगा। ठीक है, तो आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं, यह चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आयंस बनते हैं, और आयन ही विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है, समझ गए बात सभी? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म सभी के क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति। सबसे पहले धातु के बारे में, अगर हम किस प्रकार से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बात यही है, उन खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, ये देखिए। सबसे पहला हमारी डेफिनेशन रहेगी, खनिज क्या है। खनिज का मतलब होता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में को खोद करके जो भी निकाला जाता है वो कहलाता है, जो भी तत्व या यौगिक मिलते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि पृथ्वी के नीचे परपट्टी की भूप्रपट्टी जो होती है में जो भी पाया जाता है, याद रखें, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन, ध्यान रखें। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में, भू प्रपट्टी, पृथ्वी की भू प्रपट्टी में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले पदार्थ बोल सकते हो, क्योंकि पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों आ जाएंगे। तत्व या यौगिक, कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, यौगिकों को यौगिकों को खनिज कहते हैं। सोना चांदी कुछ भी आप मान सकते हो, उन सभी को क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। ठीक है, प्रपट्टी के अंदर भूप्रपट्टी में जो भी पदार्थ खोद करके निकाले जाते हैं उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। ठीक है, याद रख लोगे। अब खनिज के साथ ही डेफिनेशन याद रखनी है, नॉर्मल सी आपको याद रखनी है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है इसमें। उसके बाद में बात करते हैं अयस्क। अयस्क क्या होता है, अयस्क का मतलब होता है जिस खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा हो। अगर आपने किसी खनिज को निकाला और उस खनिज के अंदर अगर धातु की मात्रा ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसी विशेष धातु की मात्रा अगर ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं अयस्क। ठीक है, मान लो किसी पर्टिकुलर एक धातु है और उसके अंदर उस धातु की मात्रा क्या है, ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे अयस्क। ठीक है, यदि यदि किसी खनिज में किसी खनिज में विशेष धातु की मात्रा, किसी स्पेशल धातु जो है, विशेष धातु की मात्रा, विशेष
धातु की मात्रा अधिक हो, मात्रा क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, तो उसे अयस्क कहते हैं, तो उसे अयस्क कहते हैं, अयस्क। अगर किसी धातु में, यदि किसी खनिज में किसी एक विशेष धातु की मात्रा ज्यादा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें याद रखनी है कि किस प्रकार से क्या क्या चीज है क्या नहीं है, बस थोड़ा उतना ध्यान रख लो, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, देख लो। तो पृथ्वी की भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व यौगिक खनिज कहलाते हैं। अगर खनिज के अंदर धातु की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब वो अयस्क है, बस। ठीक है, इसके बाद में साथ ही साथ चलते हैं, अपन बात करें यहां पर कि आप ये देखते होंगे दो प्रकार की, तीन प्रकार की धातुएं ही आप सक्रियता श्रेणी में देख चुके होंगे कि धातुएं लगभग हमने तीन प्रकार की धातु उसके अंदर डिस्कशन की, जिसमें से कुछ धातुएं ऐसी थी जो अधिक क्रियाशील थी, कुछ धातुएं मध्यम क्रियाशील वाली अभिक्रियाशील वाली थी, और कुछ धातुएं ऐसी थी जो निम्न क्रियाशील वाली थी। तो अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि धातुओं को निष्कर्षित कैसे किया जाता है। कोई भी खनिज है, उनमें से धातुओं को कैसे, या अयस्क जो है उनमें से धातुओं को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात, समझ आ गई। तो कुछ ऐसी धातुएं होती है जो क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखें। एक बार देख लेते हैं, वॉइस चेक कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। देखिए आगे, चलिए। अब देखिए कुछ एक धातुएं हैं जो क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। किस प्रकार की धातुएं हैं वो, निम्न निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। कि निम्न अभिक्रियाशील धातु है, जैसे मान लो गोल्ड हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे गोल्ड हो गया, उसके बाद में सिल्वर हो गया। ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर, ये कॉपर ये वाली जो धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आप देखते होंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की तरफ थी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, पॉइंट याद रखें। आपसे पूछ लेता है कि कौन सी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। निम्न अभिक्रियाशील वाली कुछ धातुएं हैं, निम्न अभिक्रिया, ध्यान रखें ये सिर्फ सिर्फ फैक्चुअल बातें हैं, ध्यान रखें। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं याद रखें, जिनके नाम याद रखवा रहा हूं अभी, ध्यान रखें। शॉर्ट करवा रहा हूं एकदम फुल शॉर्ट में, जिससे आपको याद रहे। जैसे गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है, जिंक, सॉरी कॉपर, कॉपर था नीचे, ठीक है, वापस वही लिखा जाएगा क्या, कॉपर। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। तो ध्यान रखें कि कुछ ऐसी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं जिनके नाम मैंने अभी बताए आपको, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर, ये कुछ धातुएं ऐसी है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, प्रकृति के अंदर एकदम स्वतंत्र पाई जाती है। ठीक है, समझ आ गई, सीधी की सीधी आपको मिलेगी ये सारी चीजें। ठीक है ना, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी, मतलब सीधी सी बात है कि ये जो है वो एकदम नॉर्मली आप जैसे ही खोद के निकालोगे, इस प्रकार की जो धातुएं हैं वो स्वतंत्र रूप से आपको मिल जाएगी। ठीक है, परंतु कुछ ऐसी धातुएं हैं जो एसिड के रूप में पाई जाती है, कुछ कार्बोनेट्स के रूप में पाई जाती है, तो इस प्रकार से भी पाई जा सकती है। अब उन धातुओं के कौन कौन से नाम है, ध्यान से देखें। कुछ ऐसी धातुएं हैं जैसे मान लो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जो थी, जिसके अंदर से बहुत सारी देखिए आपने, जैसे पोटेशियम देखा, सोडियम देखा, ठीक है, और एल्यूमिनियम देखा। इस प्रकार की जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं थी वो क्या है, अपने किस रूप में पाई जाती है, याद रखें। जैसे कॉपर है, मैं एक बार पहले आपको बता देता हूं। तो कॉपर जैसे है, जैसे अभी लिखवा देता हूं मैं पहले तो आपको। जैसे मान लो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की बात करते हैं, देखिए कलर चेंज करते हैं यहां से, यहां देखो, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, अभिक्रियाशील धातुएं।
अब कौन कौन सी अधिक अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ये चीज आप ध्यान देख चुके होंगे, ध्यान दिया होगा आपने पहले भी, क्योंकि ये सारी चीजें वो अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए मैं बता देता हूं फिर भी आपको। इसके अंदर अधिक अभिक्रियाशील में आपने देखा होगा पोटेशियम है, उसके बाद में कैल्शियम देखा आपने, उसके बाद में एल्यूमिनियम देखा आपने, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में सोडियम देखा आपने। तो इस प्रकार की ऊपर वाली जो सीरीज में जो ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। आप ध्यान रखें, अधिक क्रियाशील जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी धातुएं क्या होती है बताओ? ठीक है, वो क्या होगी बताओ? ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर जैसी ये धातुएं जो है जो नीचे की सीरीज में है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। परंतु ये जो अधिक क्रियाशील धातुएं जो है, जो भी आप नाम देख रहे हो, ठीक है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जैसे और बात कर सकते हैं इनकी सभी की। तो आप इनमें देखें ऊपर वाली सीरीज की, ठीक है, उनमें जो भी ये धातुएं हैं ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती है, याद रख लें। ठीक है ना? जैसे अगर बात करें यहां पर एल्यूमिनियम भी अगर लिख दूं, आपने देखा होगा उस सीरीज में, सॉरी एल्यूमिनियम लिखा हुआ मैग्नीशियम, तो ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। स्वतंत्र अवस्था में अवस्था में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, ये याद रखें। ये किसी ना किसी ऐश के रूप में पाई जाएगी, कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में ये पाई जाती है, तो ये यहां ध्यान में रखें। ठीक है, अब कुछ एक मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कौन कौन सी मध्यम क्रियाशील वाली बता देता हूं, ध्यान दें। मध्यम क्रियाशील कुछ धातुएं हैं, जैसे तीन करवा दिए ना, अब आगे नेक्स्ट है मध्यम, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये दिखेगा। मध्यम क्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कई बार पूछ लेता है कौन सी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील, ठीक है, अभिक्रिया लिख दिया गया, अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, अभिक्रियाशील, ठीक है, जो भी धातुएं, जैसे मैंने आपके सामने कुछ नाम लिखूंगा मैं अभी, जैसे कौन कौन से हैं, जिंक, पीबी, पीबी लेड, ठीक है, जिंक हो गया, पीबी हो गया, लेड हो गया, जैसे फेरस हो गया, ठीक है, याद रखें फेरस, एफी, ये कुछ धातुएं ऐसी है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। ये किस रूप में पाई जाती है, ये आप जब देखोगे इनको तो ये पाई जाती है अपने इन धातुओं के सल्फाइड के रूप में पाई जा सकती है, ये अपने कार्बोनेट्स के रूप में पाई जा सकती है, कार्बोनेट, ठीक है, सल्फाइड पाई जा सकती है, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, या फिर ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। ठीक है, किस रूप में पाई जा सकती है, ऑक्साइड के रूप में, तो याद रखें ऑक्साइड, ऑक्साइड रूप में पाई जाती है। तो ये खुद के सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सभी के ऑक्साइड के रूप में ये पाई जा सकती है, तो याद रखें ये तीनों चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है, शॉर्ट में पूछ लेता है। ठीक है, मैंने आपकी जो बुक जो है उनके अंदर से मेन मेन चीजें जो है वो निकाली है और उन्हीं चीजों को आपके सामने रख रहा हूं कि कई बार एग्जामिनर का दिमाग ऐसे हो जाता है कि वो पूछना, वो आपको चेक करता है कि यार बच्चे ने किताब के पीछे के क्वेश्चन ही पढ़े या फिर बीच में से उसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम पूछें कि बच्चा वहां पर क्या हो, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन में रहे कि उसको आंसर क्या देना है। ठीक है ना, आजकल आप देख रहे होंगे लगभग बच्चों के 100 में से 100 आ रहे हैं। ठीक है, वो क्यों आ रहे हैं वो आप सभी जानते हो, वो इसलिए आ रहे हैं कि बच्चे आजकल मेहनत सबसे ज्यादा करने लग गए हैं, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चे एक एक चीज को निकाल रहे हैं, बुक की एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं। तो मैं आपके सामने वही चीजें निकाल के छोड़ रहा हूं जिसकी वजह से आपको बुक भी नहीं उठानी पड़े। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को, हर एक चीज को एकदम इजी वे में आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वो इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो निम्न अभिक्रियाशील कुछ धातुएं मैंने आपको बताई, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे पोटेशियम, ये कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी। जो मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं, बीच की जो धातुएं हैं, जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया या फिर आयरन हो गया, ये सल्फाइड, ये अपने सल्फाइड के रूप में या फिर अपने कार्बोनेट के रूप में या फिर अपने ऑक्साइड के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, बस इतनी चीजें पढ़ लोगे तो बहुत है। ठीक है, अब देखिए,
अब एक डेफिनेशन कई बार पूछता है, गैंग क्या है, गैंग क्या है। ठीक है, अब गैंग क्या चीज होती है, एक नॉर्मल डेफिनेशन पूछता है, बहुत बार पूछ लेता है गैंग क्या चीज है। तो ध्यान रखिए, मैं अभी बताता हूं आपको गैंग क्या चीज है। ये डेफिनेशन ही है गैंग। गैंग एक प्रकार की अशुद्धि है। गैंग एक प्रकार की क्या है, अशुद्धि को बोलते हैं गैंग। गैंग, गैंग, गैंग एक अशुद्धि है। कैसी है, ध्यान रखें कि गैंग के अंदर क्या होगा, जो भी अयस्क मिलते हैं धातुओं के, उन धातुओं के अयस्क में कई बार मिट्टी, जो है रेत के कण, या फिर कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें जो अपशिष्ट के रूप में होती है, वो पाई जाती है, और उन्हीं अशुद्धियों को अपन क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात है। तो पृथ्वी से जो भी अयस्क मिलते हैं उनमें मिट्टी, रेत आदि जैसी कुछ अशुद्धियां होती है, उनमें कुछ इंप्योरिटीज होती है, इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। तो लिख दूं, जो पृथ्वी से जो खोद के निकाली जाती है, या फिर मैं सीधा लिख दूं, अयस्कों में, अयस्क में उपस्थित, अयस्कों में उपस्थित जो पृथ्वी को खोद करके निकाले जाते हैं, खनित करके निकाले जाते हैं, उन अयस्कों की बात कर रहा हूं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां, अशुद्धियों को, अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अशुद्धियां का मतलब क्या हो सकता है, मिट्टी हो सकती है या रेत हो सकते हैं, मिट्टी या रेत। ठीक है, अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं। बस नॉर्मल डेफिनेशन से याद रख लेंगे। गैंग किसे कहते हैं, जो भी अयस्क है धातुओं के, उन धातुओं के अयस्क में जब मिट्टी या फिर रेत के कण अगर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, अशुद्धियां पाई जाती है, किसी प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, तो उन अशुद्धियों को अपन क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थी ये चीज, ध्यान में रख लोगे आप सभी कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें थी। ठीक है, समझ गए होंगे सारे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अयस्कों में उपस्थित जो भी अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को अपन क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको कुछ एक निस्तापन, भर्जन जैसी कुछ एक डेफिनेशन पूछता है, जैसे एक थर्मिट अभिक्रिया भी है। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि थर्मिट अभिक्रिया तो आप पढ़ के ही जाएं। थर्मिट अभिक्रिया जो है, जैसे लोहा जो है उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब आप अभिक्रिया करवाते हो लोहे के साथ, तो उस कंडीशन में उसका जो यूज जो है, वो आप देखते होंगे रेल की पटरियों को, दरारों को भरने में यूज करते हैं, तो उसको थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। थर्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे, आप भर्जन भी देख सकते हो, आप निस्तापन भी देख सकते हो। तो भर्जन निस्तापन जैसी कुछ विधियां जो है वो आप आराम से पढ़ के जाओगे, तभी आपको एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। और इसमें मैं आपको देखो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूं, क्योंकि भर्जन तो पूछा गया है, भर्जन जो हम पढ़ेंगे वो तो पूछा गया है, निस्तापन भी पूछा ही गया है। भर्जन, निस्तापन, और एक चीज है थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। ये तीनों चीजें गांठ बांध लो, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने चाहा तो जरूर पूछेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो संभावना ये बनती है कि पिछली साल नहीं आया, या फिर ठीक है, तो अब की बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपसे, इसकी समीकरणें भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एक सिनबार होता है, अयस्क है पारद मरकरी का, तो उस सिनबार को जब आप वायु के साथ उच्च ताप पर गर्म करोगे तो क्या बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, इस ऑक्साइड को और ज्यादा आप गर्म करोगे तो उस कंडीशन में आपको शुद्ध मरकरी मिलती है। इसका मतलब कुछ धातुओं को गर्म करने से, कुछ धातुओं के अयस्क जो है उनको गर्म करेंगे, कईयों के सल्फाइड को गर्म करेंगे, किसी के कार्बोनेट्स को गर्म करेंगे, ठीक है, किसी के ऑक्साइड को गर्म करेंगे, तो इन सभी चीजों को गर्म करने के बाद में हमें शुद्ध धातु मिलती है। ठीक है ना, तो याद रखें किस प्रकार से, किस धातु को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं गैंग के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं या फिर मिट्टी है, जैसे रेत है, उनके पार्टिकल्स जो अशुद्धियां होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई बात सभी को। 34-35 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा ठीक लगा होगा, है ना।
चलिए, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इजीली समझ में भी आएगा। वरना ज्यादा इसके अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर आप थोड़ा बोर फील करते हो कि यार पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि आयनिक यौगिक जो है वो उनके गुणधर्म क्या है। सबसे पहले हमने देखा भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट क्या होती है, इनकी ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि उनके आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कठोर होते हैं, तोड़ने पर ये टुकड़ों में टूट भी जाते हैं। दूसरी बात हमने देखी यहाँ पर कि गलनांक और क्वथनांक वो हाई होते हैं। इसके पीछे मैंने रीजन बताया आपको कि गलनांक और क्वथनांक हाई होने का कारण ये है कि आयनिक यौगिक मजबूत बंध से बंधे होते हैं, जिसके कारण उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे ऊर्जा ज्यादा देंगे, इसका मतलब गलनांक और क्वथनांक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, कैरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं, याद रखें। आयनिक यौगिक जब गलित अवस्था में होंगे, यानी कि जब आप पानी में डालोगे, इसका पानी में डालोगे या फिर किसी भी विलायक में घोलकर आप जब यूज करोगे और उस टाइम उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे गलित अवस्था में, तो विद्युत का चालन करेंगे, अदरवाइज ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट में कभी भी ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे, याद रखें। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या देखा, ध्यान से देखिए। फोर्थ नंबर स्लाइड हमने देखी कि सर खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी की जो भू पर पट्टी है उसमें खोद करके जो भी आप तत्व या यौगिक निकालते हो वो खनिज कहलाते हैं। ऐश किसे कहते हैं, जब किसी खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा पाई जाती हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे, सॉरी ऐश बोलेंगे। सेकंड हमने देखा निम्न अभिक्रियाशील कुछ धातुएं होती है, जो आपने देखा नीचे वाली, जो सक्रिय श्रेणी में नीचे की जो और है उसको बात करें। अगर आपको याद नहीं होता ना कि आप ये बोलते हो कि सर हमें वो सक्रिय श्रेणी याद नहीं रहती है, तो बेटा अगर आपको याद नहीं रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जिस टाइम आपकी लाइव क्लासेज हो, या फिर मैं उनको एक ट्रिक के थ्रू आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो उन ट्रिक के रूप में अपन याद कर लेंगे, पर ज्यादा इजी नहीं है, दो दो तीन तीन चार, क्योंकि ट्रिक क्या है, लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। ठीक है ना, याद रखें। अगर फिर भी आपको लगता है कि ट्रिक के थ्रू आपको समझाना बेटर रहता है, तो मैं आपको ट्रिक के थ्रू भी वो पूरी की पूरी सीरीज वहां से ऊपर से लेकर के नीचे तक बता दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर जैसी कुछ धातुएं होती है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, नीचे 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 ही थी ये धातुएं। तो ये क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात, ये नॉर्मली सीधी खनित करके आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद में करें, कुछ अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे आपने देखा कि पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम जो है, इस प्रकार की धातुएं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, ये अपने कुछ ना कुछ ऑक्साइड वगैरह इनके अंदर कुछ मिश्रित रूप में पाई जाती है, तो इनको प्योर करना पड़ता है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान में रखें। उसके बाद में हमने देखा मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, जिसके अंदर से जिंक देखा, आयरन देखा, लेड देखा, तो ये क्या होती है, अपने सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में इनको जैसे आपने गर्म किया या फिर किसी भी तरीके से इनको आप शुद्ध करके आप उचित जो वांछित धातु जो है, जिस जो आप चाहते हो वो धातु आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उसके बाद में हमने देखा गैंग किसे कहते हैं, अयस्कों में घुली हुई जो अशुद्धियां हैं या मिली हुई जो अशुद्धियां हैं, इसके अंदर से रेत, मिट्टी के कण कुछ भी हो सकते हैं, उनको अपन, उन अशुद्धियों को अपन गैंग बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हमने देखा भर्जन, निस्तापन और थर्मिट अभिक्रिया के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में आपको एक ही वीडियो दूंगा मैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि लगभग चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया है। थर्मिट अभिक्रिया, निस्तापन वो क्या चीज होती है उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद में संक्षारण देखेंगे, कोरोजन देखेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको आईयूपीएसी नाम वगैरह ये सारी चीजें मैं आराम से आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली सेशन जो है वो आपको बेटर लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपन शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करें कि वो हमारे साथ, आपके इस प्लेटफॉर्म के साथ आसानी से जुड़ सके और जिससे अपने तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।